बड़की बचपन से ही एक अनाथ आश्रम में रहती थी। बहुत सुंदर, शर्मीली और अंतर्मुखी स्वभाव की लड़की थी। कहते हैं उसे अनाथ आश्रम में होली के दिन कोई छोड़ गया था। यह अनाथ आश्रम मुंबई के आसपास के एक स्टेशन में स्थित था। अनाथालय के ट्रस्टी मनोहर जी, जो बड़की की पढ़ाई लिखाई और ज़रूरत का खर्च दिया करते थे। बात उन दिनों की है, 18 साल पहले, जब बड़की को कोई अनाथ आश्रम के मेन डोर पर छोड़ गया था। उस वक्त मनोहर जी अनाथ आश्रम में ही थे। वो बाहर आए और उन्होंने बड़की को गोद में उठाया। बड़की को जब उन्होंने पहली बार देखा, तभी उनका 10 साल पुराने मुकदमे का रिजल्ट उनके फेवर में आया। तभी से वह बड़की को बहुत भाग्यशाली मानते थे और उसकी पढ़ाई का सारा खर्च करने की जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली थी। यहाँ तक कि बड़की नाम भी मनोहर जी की ही देन थी। वो उसे बहुत प्यार करते थे। जब भी आश्रम आते उसके लिए कुछ ना कुछ तोहफा लाते। बड़की की कोई दोस्त नहीं थी। वह कभी कभी आईने के सामने बैठकर अपने आप से ही बातें करती थी। सोचती थी, आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी माँ कैसी थी, मेरे पिता कैसे थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यह सब बातें उसके अंतर्मन को बहुत ही दुख पहुँचाया करती थी। आश्रम में और भी बहुत सी लड़कियाँ थी, लेकिन बड़की का स्वभाव उनसे विपरीत था। काफ़ी अंतर्मुखी और शांत स्वभाव की लड़की थी। आश्रम में रहने वाली एक बूढ़ी दादी सभी लड़कियों का ध्यान रखती थी। बड़की उनके साथ कभी कभी अपना मन हल्का कर लेती थी। आश्रम के ओनर काफ़ी अच्छे इंसान थे। उनकी अच्छी व्यवस्था के कारण आश्रम का माहौल काफ़ी अच्छा था। आश्रम के ओनर का बेटा बंटी, जो कभी कभी अपने पिता के साथ आश्रम आ जाया करता था, उसकी नज़र एकाएक बड़की पर पड़ती है। बंटी स्वभाव से थोड़ा ज़िद्दी था, क्योंकि बड़े बाप की औलाद था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। स्वाभाविक है कि ऐसे बच्चे थोड़ा बिगड़ जाते हैं। बंटी ने अनाथ आश्रम में जब बड़की को देखा, उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन बड़की ने उसे अनदेखा कर दिया। यह देखकर बंटी किलस गया और बड़की से बदतमीज़ी करने लगा। बंटी, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैं चाहूँ तुझ जैसी लड़की को उठाकर ले जाऊँ, तेरी औकात ही क्या है? मुझे अनदेखा करती है। मैं आश्रम के ओनर का बेटा हूँ। बड़की, सॉरी, मुझसे गलती हो गई बोलकर अंदर रूम में चली जाती है। वह बहुत डर जाती है, क्योंकि आज तक उससे किसी ने ऐसा नहीं किया था। उसकी सुंदरता उसे अभिशाप लगने लगी थी, क्योंकि माँ बाप का साया सर पर नहीं, और एक अनाथ आश्रम में रहने वाली लड़की के साथ कुछ भी हो सकता था। ऊपर से वह स्वभाव की भी भोली थी। कॉलेज से जब आश्रम आती, तब भी कोई ना कोई कुछ बोल देता था। गंदे कमेंट उसके कानों में गूंजते रहते थे, और न जाने क्या कहा। इन बातों से वह तंग आ गई थी। यह सब सोचते सोचते उसके सिर में दर्द होने लगता है। वह टेबलेट लेने के लिए मेडिकल स्टोर गई, जो कि आश्रम के सामने ही था। टेबलेट लेकर जैसे ही वह वापस आ रही थी, बंटी वही रास्ते में उसके आगे आ गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। बड़की घबरा गई उसकी ऐसी हरकत से, और घबराहट में उसका हाथ बंटी पर उठ गया। उसने खींचकर एक तमाचा बंटी के गाल पर जड़ दिया। आखिर वह करती भी क्या, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सब देखकर आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए, और भीड़ को देखकर बंटी वापस चला गया। उसने तब बड़की को कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके सामने बड़की ने उसकी जो बेइज्जती की थी, उसने मन ही मन बड़की से बदला लेने की ठान ली थी। बड़की ने आश्रम में आकर दादी को सब बातें बताई। उधर बंटी ने अपने पिता से बड़की के बारे में उल्टा सीधा झूठ बोल दिया कि बड़की काफ़ी बदतमीज़ दिमाग की लड़की है, उस पर हाथ उठाया। यह सुनकर उसके पिता आग बबूला हो गए और आश्रम से बड़की को बाहर निकाल दिया। बोल दिया कि तुम 18 साल की हो गई, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। बड़की यह सुनकर बहुत परेशान हो जाती है कि कहाँ जाए, क्या करे। यह सब बातें बड़की के दिमाग में चलने लगी, लेकिन वह अब करती भी क्या। आश्रम को अब छोड़ना ही था।
वह आश्रम छोड़ने से पहले आखिरी बार दादी के गले लगकर बहुत रोई और बोली, दादी, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे कोई गलत नहीं समझना। मन छोटा करके उसने आश्रम छोड़ दिया, पर असली परेशानी तो उसके सामने मुंह बाए खड़ी थी कि वह अब जाए तो आखिर कहाँ जाए। सुनसान सड़कों पर अकेले लाचार एक अनाथ लड़की, जिसके सर पर कोई छत नहीं, जिसकी रक्षा के लिए कोई सगा संबंधी नहीं। बड़की एक पार्क में जाकर बैठ गई। वो सोचती रही कि मैं कहाँ जाऊँ, किसी को जानती भी नहीं। अपनी रिजर्व नेचर के कारण उसकी कोई दोस्त भी नहीं थी। बस यही दिमाग में लिए वह बेंच पर बैठी रही और सोच में पड़ गई। उसे अकेले और परेशान देखकर दो चार लड़के जो पार्क में पहले से ही थे, वह समझ जाते हैं कि लड़की अकेली और परेशान है और उसकी परेशानी का फ़ायदा उठाने की कोशिश में जिस बेंच पर वो बैठी रहती है, धीरे से उसके पीछे जाते हैं। उनमें से एक लड़का उसके मुंह को कसकर पकड़ लेता है और पीछे की तरफ खींच लेता है। बड़की अपने बचाव में काफ़ी कोशिश करती है। आखिर एक लड़की तीन चार लड़कों से कैसे अपने आप को बचा सकती थी। सर्दियों की रात थी, जल्दी अंधेरा हो जाता था। पार्क में भी करीब करीब सभी जा चुके थे। अचानक एक छोटे बच्चे ने यह सब देख लिया और जाकर अपने पापा का हाथ पकड़कर बड़की की साइड ले आया। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वह बच्चा जैसे कि भगवान का भेजा हुआ रक्षक था। जैसे उन्होंने दो लोगों को अपनी तरफ आते देखा, उन्हें देखकर वे चारों लड़के भाग गए। बड़की बहुत घबराई हुई थी और लगातार रोए जा रही थी। उन दोनों दंपत्ति ने बड़की को उठाया, उसे चुप कराया और उससे पूछा कौन है, कहाँ रहती है। इतना सुनना था कि वह और ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते उसने अपनी सारी आप बीती उन लोगों को सुनाई। अकेली अनाथ लड़की समझकर उस आदमी ने बड़की को घर ले जाने को कहा और उसे विश्वास दिलाया कि मेरा भी परिवार है, तुम मेरी बहन जैसी हो। रात हो चली है, घर चलो, बाहर तुम्हारा रहना ठीक नहीं। बाहरी समस्याओं को देखते हुए बड़की जाने के लिए तैयार हो गई। रात तो जैसे तैसे बीत गई। जिनके घर में बड़की को सहारा मिला था वह पेशे से टीचर थे। राकेश नाम था उनका, बड़े ही सज्जन थे। उन्हें बड़की पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने बड़की की मदद करने का सोचा। बड़की को उन्होंने अपने ही स्कूल में एक टीचर की जॉब ऑफर कर दी। राकेश जी एक छोटे से स्कूल के मालिक थे जो 10वीं तक ही था। बड़की 12वीं पास थी और पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उसने टीचर की भूमिका अच्छे से निभाई। अपने पैरों पर खड़े होकर बड़की काफ़ी खुश थी। राकेश जी ने उसे रहने के लिए उन्हीं के घर के बाहर एक खाली कमरा था, उसे वहाँ रहने की अनुमति दे दी और इस तरह बड़की उनके साथ उनके घर में रहने लगी। बच्चों को पढ़ाने से बड़की को काफ़ी अच्छा लगता था और उसके अंदर एक आत्मविश्वास जागने लगा था। अब प्रतिदिन उसे लगने लगा कि जैसे सब ठीक होता जा रहा है। उसके जीवन की गाड़ी अब पटरी पर दौड़ने लगी थी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। मुंबई के पॉश इलाके में प्रतिदिन स्कूल के लिए बस पकड़ना बड़ा ही मुश्किल था। भीड़ भाड़ के कारण बस में चढ़ते वक्त एक दिन बड़की का पैर फिसल गया। धक्का मुक्की के कारण वह काफ़ी तेज गिर गई, जिसके कारण से उसके सीधे पैर की हड्डी टूट गई। दर्द के कारण वह बहुत चिल्लाती रही। जब कुछ लोगों ने उसे दर्द से कराहते हुए देखा तो लोगों ने उसे पास के एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। हड्डी टूटने की वजह से उसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। जब राकेश जी को बड़की के एक्सीडेंट का पता लगा तो वह उससे मिलने पहुंच गए। वह बड़की से मिले, फिर से उसे एक बार सांत्वना दी, उसको कुछ पैसे भी दिए, लेकिन वह सारी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करके चले गए। क्योंकि उनकी पत्नी अकेली थी और छोटे बच्चे का साथ था, इसलिए बड़की के पास कौन रहता उसकी देखभाल के लिए। बड़की बेचारी एक बार फिर अकेली रह गई, लेकिन बड़की के अंदर एक आत्मविश्वास था कि भगवान सब ठीक कर देंगे। कहते हैं हालात इंसान को मजबूत बना देते हैं। उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर शशांक भी थे। उन्होंने ही बड़की का इलाज किया था।
डॉक्टर शशांक को जब पता चला बड़की अनाथ है, उसका इस पूरी दुनिया में कोई नहीं, तो उन्होंने बड़की से हमदर्दी होने लगी। व्यवहार से सुशील, इतनी सुंदर पढ़ी लिखी, कुछ तो कमी ही नहीं थी उसमें, बस दुर्भाग्य से अनाथ होना उसकी नियति में था। ठीक होने के बाद डॉक्टर ने बड़की को हॉस्पिटल में एक नर्स की जॉब पर रख लिया। मरीजों के प्रति अच्छे व्यवहार और जी जान से उसकी सेवा देखकर शशांक के मन में बड़की के प्रति हमदर्दी बढ़ती रही, और बड़की के अच्छे स्वभाव के कारण कभी यह हमदर्दी प्यार में बदल गई। डॉक्टर शशांक को खुद भी पता नहीं चला। धीरे धीरे शशांक बड़की की तरफ आकर्षित होने लगे, लेकिन बड़की इन सभी बातों से अनजान थी। धीरे धीरे शशांक को बड़की से काफ़ी प्यार हो गया, और उन्होंने मन ही मन बड़की को अपनी जीवन संगनी बनाने का निश्चय भी कर लिया। शशांक काफ़ी अमीर और संस्कारी फैमिली से थे, और बड़की गरीब और अनाथ, लेकिन प्यार गरीबी अमीरी नहीं देखता। शशांक जानता था कि अगर वह बड़की को प्रपोज करता है तो उसके घर वाले नहीं मानेंगे, इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स मन में ही छुपा ली। कहते हैं प्यार में इंसान खुद को भूल जाता है। शशांक के दिमाग में हमेशा बड़की का मासूमियत भरा भोला चेहरा आंखों के सामने हर पल छाया रहता था। आखिर वो अपनी भावनाओं को कब तक छुपाए रखता। बड़की एक अच्छी नर्स की तरह अपने काम में ईमानदारी और सभी के साथ सहानुभूति की भावना रखती थी। दूसरी तरफ शशांक की शादी के लिए उसके माता पिता एक अच्छे घर में रिश्ता तय कर चुके थे, लेकिन शशांक को तो बड़की के अलावा कोई जचता ही नहीं था। दिन महीने बीतते गए। जब शादी के लिए शशांक पर प्रेशर डाला गया, तब शशांक ने सोचा अब समय आ गया है उससे घर वालों को पहले बताने की बजाय एक बार बड़की के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहा। अगले दिन हॉस्पिटल में जाने के बाद शशांक ने बड़की से कहा, बड़की, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, आज लंच टाइम में मेरे केबिन में आ जाना। बड़की, ओके सर, परंतु कोई मुझसे गलती हो गई है क्या? शशांक, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बड़की के दिमाग में एक डर बन गया, कहीं यह नौकरी भी मुझसे ना छीन ली जाए, क्योंकि आज तक उसने खोया ही था। शशांक के मन में भी एक कश्मकश चल रही थी कि कैसे अचानक ही बड़की के साथ अपने मन की बात कहूँगा। अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद लंच टाइम में बड़की केबिन में जाती है। मैं अंदर आ सकती हूँ सर? शशांक, हाँ आ सकती हो सर, आपको बात करनी थी। शशांक ने कहा, बैठो, लंच तो करते हैं। दोनों ने एक साथ बैठकर लंच किया। लंच करने के बाद बड़की फिर बोली, सर आप कुछ कहना चाहते थे? शशांक ने कहा, बड़की, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं कितने दिन से बात करना चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर चुप रह जाता था। बड़की, सर बोलिए, आपको जो कहना है बेहिचक बोल दीजिए। बड़की शशांक की भावनाओं से अनजान थी। उसे तो बस यह डर सताए जा रहा था कि कहीं मेरी नौकरी ना छिन जाए। शशांक ने हिम्मत करके बड़की का हाथ अपने हाथों में लिया। बड़की सहम गई और बोली, सर यह आप क्या कर रहे हैं? शशांक, बड़की, मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम पहली नज़र में ही मुझे पसंद आ गई थी। क्या मुझसे शादी करोगे?